गुड मॉर्निंग दोस्तों, शंकर सैनी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था भारत की स्थलीय सीमा के बारे में। अब हम चर्चा करेंगे भारत की तटरेखा या तटीय सीमा के बारे में। दोस्तों, विश्व के अंतर्गत अगर हम लोग बात करें तो दुनिया में सबसे लंबी तटरेखा वाला जो देश है वो है कनाडा। कनाडा जो है इसकी तटरेखा है ये दुनिया में सबसे ज़्यादा लंबी है तथा सर्वाधिक कटी फटी मानी जाती है। अगर तटरेखा के अनुसार देखा जाए तो भारत की जो मुख्य भूमि है, इस मुख्य भूमि की जो तटरेखा है वो कितना किलोमीटर मानी गई है? 6100 किलोमीटर। अगर हम लोग इसमें शामिल कर दें द्वीपों को, अगर द्वीपों सहित पूछे तो ये तटरेखा हो जाती है 7516.5 या 6 किलोमीटर। अर्थात भारत की द्वीपों सहित तटरेखा 7516 किलोमीटर और मुख्य भूमि की तटरेखा 6100 किलोमीटर है। और तटरेखा के आधार पर अगर भारत को देखा जाए तो भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 16वां। अर्थात दुनिया का 16वां बड़ा तटरेखा वाला देश माना जाता है हमारा भारत। भारत के अंतर्गत हम 2 तट मानते हैं। पहले की बात करें तो ये आपका पूर्वी तट है और इधर वाला पश्चिमी तट है। जो पूर्वी तट है, ये पूर्वी तट यहाँ महानदी के डेल्टा से और कन्याकुमारी तक इसका विस्तार है। जबकि हम पश्चिमी तट की बात करें तो ये गुजरात का जो काठियावाड़ है, इस काठियावाड़ से कन्याकुमारी तक माना जाता है। ये कहे कि इधर का पूर्वी तट और इधर का हो गया पश्चिमी तट। अगर बात करें पूर्वी तट, तो पूर्वी तट को भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है। जो महानदी है इसका डेल्टा से और जो कृष्णा नदी का जो डेल्टा है, महानदी के डेल्टा से कृष्णा नदी का जो डेल्टा है, इस वाले पार्ट को बोलते हैं उत्तरी सरकार तट। और कृष्णा नदी के डेल्टा से कन्याकुमारी तक का जो पार्ट है ये कहलाता है कोरोमंडल तट, जहां लौटता हुआ मानसून क्या करता है? वर्षा। उसी तरह से पश्चिमी तट के भी 2 भाग हैं। ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं कोंकण तट और नीचे वाले भाग को बोलते हैं मालाबार तट, जहां से भारत में मानसून का प्रवेश होता है। तो इधर वाले के भी 2 पार्ट है, उधर वाले के भी 2 पार्ट है। लेकिन स्वाभाविक एक प्रश्न और बनता है कि भारत के कितने राज्य तटीय हैं? तो याद रखिए दोस्तों, भारत के कितने राज्य तटीय हैं? 9 राज्य तटीय हैं। बात करें पूर्वी तट पर कितने राज्य हैं, तो पूर्वी तट पर राज्यों की संख्या है 4। अगर उत्तर से बात करें तो सबसे पहले पश्चिम बंगाल के बाद में आएगा ओडिशा के और दक्षिण चले तो आंध्र प्रदेश, आंध्र के दक्षिण चले तो फिर आ जाता है तमिलनाडु। अर्थात ये 4 राज्य हैं, ये पूर्वी तट पर हैं। पूर्वी तट के राज्यों में सबसे छोटी तटरेखा वाला पश्चिम बंगाल है और बात करें सबसे बड़ी तटरेखा वाला ये है सीमांध्र या आंध्र। फिर बात करें कि इधर के जो पूर्वी तट है इस पर सबसे उत्तर में कौन सा राज्य है, तो पश्चिम बंगाल और सबसे दक्षिण में कौन है? तमिलनाडु। अगर हम बात करें पश्चिमी तट की तो पश्चिमी तट पर कितने राज्य हैं? 5। सबसे उत्तर में कौन सा राज्य है? गुजरात। गुजरात के बाद में नेक्स्ट कौन आ जाएगा? महाराष्ट्र के और दक्षिण चलेंगे तो गोवा, और गोवा के बाद में कर्नाटक, और कर्नाटक के बाद में लास्ट कौन है? इधर केरल। अर्थात पश्चिमी तट पर भारत के कितने राज्य हैं? 5। पूर्वी तट पर कितने राज्य हैं? 4। 5 और 4 टोटल तटीय राज्यों की संख्या 9। अर्थात भारत के 9 राज्य तटीय हैं। दोस्तों, कुल तटरेखा की लंबाई कितना किलोमीटर है? 6100। और ये कहे कि राज्य कितने, तो 9। ये जो 9 राज्य हैं, इन 9 राज्यों में जो सबसे लंबी जो तटरेखा वाला है, सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन है? तो याद रखिएगा गुजरात। गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी भी है और गुजरात राज्य की तटरेखा जो है ये सर्वाधिक क्या मानी जाती है? कटी फटी। तो सर्वाधिक कटी फटी तटरेखा वाला कौन? तो गुजरात। और गुजरात की तटरेखा ये कितना किलोमीटर है? तो याद रखिएगा 1215 किलोमीटर है। अगर बात करें सबसे बड़ी तटरेखा वाला गुजरात है तो स्वाभाविक एक और प्रश्न बनता है, सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य। और सबसे छोटी तटरेखा वाले राज्य की बात करें तो इसका उत्तर होगा गोवा। दोस्तों, गोवा की लगभग 101 किलोमीटर के करीबन मानी जाती है। अगर हम केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत बात करें तो सबसे लंबी तटरेखा वाला है तमिलनाडु और दमन और दीव की तटरेखा है वो सबसे छोटी मानी जाती है। तो लंबी तटरेखा वाला कौन हो गया? गुजरात।
और छोटी तटरेखा वाला कौन हुआ? गोवा। तटीय राज्य कितने हुए? 9। तट के आधार पर भारत का विश्व में स्थान 16वां। मुख्य भूमि की तटरेखा 6100, द्वीपों सहित 7516 किलोमीटर मानी जाती है और 4 राज्य पूर्वी तट पर हैं और 5 राज्य पश्चिमी तट पर हैं। तो बात करें कि फिर आंतरिक राज्य कितने माने गए हैं, तो दोस्तों भारत के 5 राज्यों को आंतरिक राज्य माना जाता है जिनकी सीमा न सागर अथवा महासागर से लगती है, न ही किसी दूसरे देश से लगती है। जैसे हरियाणा है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है और 2 जून 2014 को जो सबसे नवीन आंतरिक राज्य बना वो है आपका तेलंगाना। तो दोस्तों याद रखिएगा, तेलंगाना भारत का तटीय राज्य नहीं है। अगर हम लोग राज्यों वाइज तटों की बात करें तो याद रखिएगा, जैसे इधर पाकिस्तान अरब सागर से लगा हुआ है तो पाकिस्तान की तटरेखा कहलाती है मकरान। उसी तरह गुजरात की तटरेखा इसको बोला जाता है काठियावाड़। महाराष्ट्र और गोवा इनकी तटरेखा को कोंकण तट के नाम से जानते हैं। कर्नाटक की तटरेखा को कन्नड़ या केनबरा तट भी कहा जाता है और केरल का जो तट है इसे मालाबार तट के नाम से जानते हैं। उसी तरह तमिलनाडु का जो तट है इसको कोरोमंडल तट और आंध्र प्रदेश वाले तट को सीमांध्र तट, इसके अलावा ओडिशा का उत्कल तट कहलाता है। उसी तरह पश्चिम बंगाल के तट को सुंदरवन तट के नाम से जाना जाता है। वैसे यहाँ सुंदरवन नाम से यहाँ क्या माना जाता है? डेल्टा। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो माना है वो है सुंदरवन का डेल्टा, जो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है और सबसे ज़्यादा वृद्धि करने वाला डेल्टा भी यही है। इसी में सुंदरी वृक्ष की प्रधानता है, इसलिए इसको सुंदरवन का डेल्टा कहा जाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, ये राज्य वाइज तटों के नाम है। सुंदरवन तट पश्चिम बंगाल का, उत्कल ओडिशा का, सीमांध्र आंध्र का, कोरोमंडल तमिलनाडु का, मालाबार केरल का, कन्नड़ केनबरा कर्नाटक का और महाराष्ट्र गोवा का कोंकण तट और काठियावाड़ गुजरात का। और इधर पाकिस्तान से जो तट लगता है इसको नाम दिया है मकरान तट। तो पाकिस्तान के तट को क्या नाम दिया है? मकरान तट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करें कि जो हमारा जो भारत है, इस भारत के अंतर्गत है कौन कौन से राज्यों को आंतरिक राज्य माना गया है। तो आंतरिक राज्यों की संख्या कितनी है? 5। अर्थात बात करें हम लोग कौन से राज्यों की? आंतरिक राज्य, वे राज्य जिनकी सीमा न तो कोई सागर से लगेगी, न महासागर से लगेगी, न किसी देश से लगेगी, अर्थात भारत के आंतरिक राज्यों से लगेगी, जिन्हें आंतरिक राज्य बोलते हैं। इनमें पहला है कौन माना जाता है? हरियाणा। हरियाणा के अलावा दूसरा आंतरिक राज्य हो जाएगा मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के अलावा तीसरा हो जाएगा छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ राज्य के अलावा इसके अलावा चौथा जो माना जाता है वो है झारखंड। और झारखंड के अलावा सबसे नवीन और कहें कि सबसे नया जो जुड़ा है वो कौन बन गया? तेलंगाना। और तेलंगाना का गठन कब हुआ? 2 जून 2014 को। तो तेलंगाना भारत का जुड़ने वाला सबसे नया आंतरिक राज्य माना जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करें कि जो कर्क रेखा है, इस कर्क रेखा की जो स्थिति है भारत में उसके ऊपर हम लोग चर्चा करें। तो दोस्तों याद रखिएगा, कर्क रेखा जो है जो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है और कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई जिस राज्य में है वो राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। सबसे कम जो कर्क रेखा की लंबाई मानी जाती है ये त्रिपुरा के अंतर्गत मानी गई है। फिर बात करें हम लोग कि जो कर्क रेखा है ये कौन कौन से भारत के राज्यों से गुजरती है और इसके अलावा जो मानक देशांतर है, ये मानक देशांतर कितने राज्यों से गुजरता है। तो सबसे पहले बात करेंगे कर्क रेखा की। कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ में मानी जाती है, अर्थात 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में इसको निश्चित किया है। कर्क रेखा जो है ये भारत को 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है, अर्थात भारत को 2 भागों में डिवाइड करती है। इस रेखा से ऊपर का भारत कहलाता है उत्तरी भारत, इस रेखा से नीचे का भारत कहलाता है दक्षिणी भारत। ये जो नीचे का, इस रेखा से नीचे का जो दक्षिणी भारत है ये उष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है और इस रेखा से ऊपर का जो भारत आता है
ये माना जाता है ये कौन से कटिबंध में है, शीतोष्ण कटिबंध के अंतर्गत माना जाता है। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। अब ये 8 राज्य जिनसे कर्क रेखा गुजरती है, ये 8 राज्य कौन है? तो दोस्तों अगर पश्चिम से याद करें हम लोग तो सबसे पहले कौन सा राज्य आ जाएगा? गुजरात। और गुजरात के नेक्स्ट निकलेंगे तो कौन आएगा? राजस्थान। और राजस्थान के नेक्स्ट निकलेंगे तो एमपी के नेक्स्ट चले तो छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ से आगे और चले तो कौन आ जाएगा? झारखंड। और झारखंड के नेक्स्ट चलेंगे तो कौन आ जाएगा? पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल से आगे चलेंगे तो फिर अगला आएगा त्रिपुरा। और त्रिपुरा के नेक्स्ट चलेंगे तो लास्ट आ जाएगा मिज़ोरम। तो दोस्तों कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? गुजरात 1, राजस्थान 2, एमपी 3, छत्तीसगढ़ 4, झारखंड 5, पश्चिम बंगाल 6, त्रिपुरा 7 और मिज़ोरम 8। इन 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा पर सबसे पूर्व में मिज़ोरम है। और कर्क रेखा पर बात करें सबसे पश्चिम में कौन सा राज्य है? तो गुजरात माना जाता है। सबसे पश्चिम में गुजरात है। अगर पूर्व से चले तो पहले मिज़ोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात आएगा। और अगर आप पश्चिम से चलते हैं तो इधर से स्टार्ट कर सकते हैं। कई बार प्रश्न सीधा पूछ लेता है निम्न में से कौन से राज्य से कर्क रेखा गुजरती है और कौन से राज्य से नहीं गुजरती है। तो याद रखिएगा दोस्तों, आप इन्हें याद कैसे रख सकते हो? 6 मित्र झाग पर मरे, इस ट्रिक के माध्यम से हम इन्हें याद रख सकते हैं। सबसे पहले छत्तीसगढ़, फिर मी से मिज़ोरम, त्रै से त्रिपुरा, जा से झारखंड, गै से गुजरात, पै से पश्चिम बंगाल, रै से राजस्थान और मैं से मध्य प्रदेश। अर्थात इनके अंतर्गत है या इन राज्यों से कौन सी रेखा गुजरती है? तो कर्क रेखा। दोस्तों कर्क रेखा जो है एक काल्पनिक रेखा है। और कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य के अंतर्गत है? तो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई सबसे क्या है? ज़्यादा है। और दोस्तों सबसे कम पूछे तो कहाँ बताओगे? त्रिपुरा में। सबसे कम त्रिपुरा में, सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में। फिर पूछे इसके नज़दीकी राजधानी कौन है? तो रांची। कर्क रेखा के नज़दीकी राजधानी कौन है? रांची को कर्क रेखा के सबसे निकटतम राजधानी माना जाता है। फिर बात करें कि ये कर्क रेखा जो है राजस्थान के भी डूंगरपुर बांसवाड़ा वाले क्षेत्र से गुजरती है। और राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई जो है ये 26 किलोमीटर के करीबन मानी जाती है। ये डूंगरपुर ज़िले के दक्षिण में चीखली गांव से गुजरती है और बांसवाड़ा के ऊपर से जो कुशलगढ़ है उसके ऊपर से गुजरती है। और कर्क रेखा जो है, इस कर्क रेखा पर जो सूर्य है वो कब लंबवत आता है? कर्क रेखा पर 21 जून को सूर्य लंबवत आता है, जबकि भूमध्य रेखा पर 21 मार्च और 23 सितंबर को आता है। जबकि मकर रेखा पर लंबवत कब आता है? तो 22 दिसंबर को आता है। इसके नेक्स्ट हम लोग बात करें जो भारत में समय निर्धारक जो रेखा है जो कि उत्तर प्रदेश के नैनी से गुजारी गई है। और हमारा जो समय है वो GMT यानी ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे चलता है। तब भारत का समय GMT इट मीन्स हुआ ग्रीनविच मीन टाइम। इस समय से हमारा समय कितना आगे है? तो 5.5 घंटे आगे है। जैसे हम लोग कहें कि ग्रीनविच पर मान लीजिए दोपहर के 12 बजे हैं तो हमारे यहाँ 5:30 दोपहर के बाद का समय होगा। अर्थात हमारा समय है वो GMT से कितना आगे है? तो 5.5 घंटे आगे माना जाता है। किसका समय? भारत का। ये जो 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा है, 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा, ये देशांतर रेखा भारत को 2 भागों में डिवाइड करती है, इधर पूर्वी भारत और इधर वाला पश्चिमी भारत। इस रेखा से समय का निर्धारण किया जाता है ताकि संपूर्ण भारत में घड़ियां सेम समय बताएं। और ये रेखा उत्तर प्रदेश ज़िले के नैनी जो जगह है वहाँ से गुजरती है और इलाहाबाद इसके पास में ही पड़ता है। लेकिन इसके ऊपर स्थित अगर उत्तर प्रदेश का शहर पूछे तो वो है मिर्ज़ापुर। याद रखिए दोस्तों, इलाहाबाद 82 डिग्री पर है और मिर्ज़ापुर जो है वो 82.5 पर है। और ये रेखा भी कितने पर है? 82.5 डिग्री पर ही मानी गई है। इसलिए कर्क रेखा के ऊपर स्थित उत्तर प्रदेश का शहर मिर्ज़ापुर है। और अगर मिर्ज़ापुर ऑप्शन नहीं दे रखा है तो फिर नज़दीकी आएगा इलाहाबाद
बाद जिसका वर्तमान में नाम बदल कर क्या कर दिया है, प्रयागराज कर दिया गया है। अब ये जो 82.5 देशांतर रेखा है ये भारत के किन राज्यों से गुजरती है, तो याद रखिएगा दोस्तों, जिन जिन राज्यों से ये 82.5 देशांतर रेखा गुजरती है, अगर हम उन राज्यों की बात करें तो उन्हें आप एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से निकाल सकते हैं। और ट्रिक क्या लेंगे इसकी, 36 के उत्तर मध्य आओ 82.5 देशांतर। तो आपको याद रहेगा कि ये 82.5 देशांतर की बात कर रहा है या मानक देशांतर की बात कर रहा है या समय निर्धारक रेखा की बात कर रहा है यहाँ। तो ये कितने राज्यों से गुजरी, तो पहला राज्य कौन आ जाएगा, छत्तीसगढ़, अर्थात ये रेखा छत्तीसगढ़ से गुजरती है। इसके अलावा उत्तर से बना देंगे उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के अलावा मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के अलावा बात करें तो आ जाएगा कौन, आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश के अलावा याद रखिएगा कौन आ जाएगा, ओडिशा। अर्थात ये जो 82.5 देशांतर रेखा जो उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के पास नैनी से गुजर रही है, ये सबसे पहले उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ से फिर ये ओडिशा, और ओडिशा से फिर ये आंध्र प्रदेश की ओर निकल जाती है। दोस्तों याद रखिएगा, तेलंगाना से ये रेखा नहीं गुजरती है, न तो तेलंगाना तटीय राज्य है, न ही तेलंगाना से ये समय निर्धारक रेखा गुजरती है। चूँकि इस रेखा की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि भारत का ये कहें कि अक्षांश से देशांतरी विस्तार अधिक है, और ये माना जाता है कि भारत में निवास करने वाले सभी लोगों की घड़ियां सेम समय बताई, क्योंकि भारत में पूर्व से और पश्चिम तक समय में लगभग 2 घंटों का अंतर है। क्योंकि भारत कितने देशांतरों में फैला है, लगभग 30 में। अगर एक देशांतर को पार करते तो 4 मिनट लगता है, तो 30 × 4 = 120 मिनट, यानी लगभग कितना अंतर आया, तो हम याद रख सकते हैं कि लगभग 2 घंटों का अंतर है। इसी को कम करने के लिए ये समय निर्धारक रेखा मानी गई है। इसके नेक्स्ट और बाकी चर्चा करेंगे दोस्तों अगले वीडियो में। थैंक्स।